जन्म के बाद मैंने अपने आप को अपने पसंदीदा उपन्यास में सबसे बुरे पीले बाल वाले खलनायक के रूप में पाया। भविष्य जानने के बावजूद मेरे लिए कुछ भी नहीं बदलता था, क्योंकि मेरे तथाकथित धोखा कोड ने मुझे प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि ड्यूक के एकमात्र बेटे मून कैंपबेल के रूप में मुझे कुछ भी करने से नहीं रोक सकता था जो मैं करना चाहता था। कहानी भव्य कैंपबेल हवेली में शुरू हुई। मैं एक भव्य रूप से सुसज्जित कमरे में जागा। मैं भ्रमित और भ्रमित था। केवल पिछली रात मेरी मृत्यु के बारे में यादों की बाढ़ से आहत होने के लिए आसपास के वातावरण की समृद्धि कुछ असाधारण होने का संकेत दे रही थी। लेकिन जब तक मैंने पास के दर्पण में नजर नहीं डाली, तब तक मुझे वास्तव में समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। मुझे घूर रहा चेहरा मेरा पुराना चेहरा नहीं था। यह शायद 16 या 17 साल के एक युवा लड़के का था। अपने संदेह की पुष्टि के लिए मून कैंपबेल की पहचान मुझे प्रमाण की आवश्यकता थी। अचानक मेरे मन में एक विचार आया। मेज से एक छोटा चाकू उठाते हुए मैंने अपनी उंगली पर एक कट लगा लिया। दर्द की चुभन और मेरे हाथ से बहते लाल खून के दृश्य ने संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। कट जितना मैंने सोचा था उससे गहरा था और सनसनी एक सपने के रूप में खारिज करने के लिए बहुत वास्तविक लग रही थी। यह निर्विवाद था। मैंने उस उपन्यास की दुनिया में पुनर्जन्म लिया था जिसे मैं प्यार करता था। मून कैंपबेल का नाम और चेहरा याद करने पर उन्हें याद आया कि अपने पिछले जन्म में वह लाइट उपन्यास के एक शौकीन चावला पाठक थे। अपने पुनर्जन्म से पहले इतिहास की सबसे मजबूत महिला मुख्य पात्र। इस उपन्यास ने काफी लोकप्रियता हासिल की थी और उन्होंने इसका लगन से पालन किया था। कहानी एक ऐसे नायक के इर्द गिर्द केंद्रित थी जो एक गिरे हुए कुलीन परिवार की नाजायज बेटी थी। अपनी यात्रा में उसने विभिन्न राक्षसों का मुकाबला किया, नायक को मारने का प्रयास किया। हालांकि हर बार वह अनजाने में नायक को और अधिक शक्तिशाली बनाते हुए विफल रहा। अंततः इस मूर्ख ने एक अक्षम्य अपराध किया जिसने पूरे ड्यूक परिवार को नष्ट कर दिया, जिससे पूरे देश ने उसे निर्वासित कर दिया और वह तेगी में गिर गया। कहानी में उसकी भूमिका केवल 20 अध्यायों तक ही सीमित थी, जिसका समापन किसी भी खलनायक के लिए सबसे बुरे अंत में हुआ। यह महसूस करते हुए कि वह इस चरित्र के शरीर में स्थानांतरित हो गया था, उसने अफसोस जताया कि सबसे बुरा हिस्सा मून कैंपबेल में किसी भी प्रतिभा की कमी थी। वह नायक को धमकाने के लिए पूरी तरह से अपनी स्थिति पर निर्भर था। उसने सवाल किया कि इस मूर्ख ने नायक के लिए इतनी परेशानी क्यों पैदा की। मून अपने बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। उसके विचार उथल पुथल में थे। मैं एक अच्छे युवा मास्टर के रूप में एक शांतिपूर्ण जीवन क्यों नहीं जी सकता। उस मूर्ख की वजह से निराशा में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए चुपचाप विलाप दरवाजे पर खड़े होकर उसने अपने अस्त व्यस्त विचारों को तोड़ा और खुद को संभालने के लिए एक गहरी सांस ली। चंद्रमा ने अंदर आने के लिए आवाज लगाई। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। एक नौकरानी अंदर दाखिल हुई और उसने आदरपूर्वक झुककर उसे बताया कि युवा स्वामी कल के भोज के लिए पोशाक तैयार है। डचेस ने अनुरोध किया है कि आप इसे पहनकर देखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह ठीक से फिट हो। चंद्रमा ने अपनी सहमति में हल्का सा सिर हिलाया, स्वर असामान्य रूप से कोमल। बस इसे मेज पर रख दो, मैं बाद में कोशिश करूंगी। एक पल के लिए हिचकिचाई। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मून के असामान्य रूप से दयालु व्यवहार ने उसका ध्यान खींचा। ये उसके जैसा था। जैसे ही उसने कपड़े को मेज पर रखा, उसकी नजर उसके हाथ पर पड़ी और उसने उसकी उंगली पर खून की पतली लकीर देखी। मास्टर,
क्या आप घायल हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। मून ने उसके हाथ की ओर देखा। हल्का सा चुभन उसे पहले मिले, छोटे से घाव की याद दिला रहा था। उसने हाथ हिलाया या चिंता की लापरवाही से जवाब दिया, यह कुछ भी नहीं है। मैंने गलती से खुद को चाकू से पकड़ लिया। यदि आपके पास रक्तस्राव रोकने के लिए दवा या पट्टी है तो कृपया आप मुझे लाएं। एक की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसका संदेह गहराता गया। पट्टी दवा शब्द उसे अजीब अपरिचित लगे। अपने धैर्य को इकट्ठा करते हुए वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ शांत लेकिन दृढ़ उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय मुझे अनुमति दें और आप देखेंगे कि मून के सामने घुटने टेक दिए और धीरे से बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ में उसकी घायल उंगली ले ली। उसने उसे अपने होठों के पास लाया। खून बहने से रोकने के लिए उसकी उंगली उसके मुंह में रख दी। मून का चेहरा तुरंत गर्म हो गया। उसने अविश्वास में उसे देखा। उसके गाल गहरे लाल हो गए। यह पहली बार था जब उसने किसी को इतने अंतरंग और अप्रत्याशित तरीके से घाव पर मरहम लगा कि अभिव्यक्ति शांत और केंद्रित रही। लेकिन जिस तरह से उसने खुद को प्रस्तुत किया उसमें प्रलोभन की एक सूक्ष्म हवा थी। मून अपनी आंखें नहीं हटा सका। उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। यह कैसा एहसास है, उसने सोचा, पूरी तरह से भ्रमित। एक बार जब वह समाप्त हो गई तो उसने पीछे खींचा और धीरे से उसकी उंगली को कपड़े से थपथपाया, जैसे कि अजीब अनुष्ठान को सील कर रही हो। उसने एक गंभीर भाव के साथ उसकी ओर देखा और कहा, युवा मास्टर आप बहुत। लेकिन वह अभिभूत महसूस कर रहा था जब वह खड़ी हुई और खुद को माफी दी और उसे एक विनम्र भाव दिया और कमरे से बाहर निकल गई। मून को वहीं एक पल के लिए स्तब्ध छोड़ दिया। वह दरवाजे की ओर शून्य से देखता रहा, अपने मन में उस दृश्य को दोहराता रहा। उसने अपना सिर हिलाया और अपना संयम वापस पाने की कोशिश की, लेकिन उसके विचारों ने उसे धोखा दे दिया कि अभी क्या हुआ था। वह आश्चर्यचकित था कि उसका सीना अभी भी उत्साह से फड़क रहा था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह उस तरह से सोचना बंद नहीं कर सकता था जिस तरह से उसने उसे देखा था। उसकी गर्मजोशी स्पर्श और शांत प्राधिकरण उसके शब्दों में इस बीच गलियारे के नीचे चल रहा था। वह भी उतना ही हैरान था कि उसके साथ क्या हुआ। उसने सोचा कि चंद्रमा हमेशा नौकरों के प्रति उदासीन, यहाँ तक कि ठंडा रहा था। फिर भी इस बार उसने उसे धन्यवाद दिया था। वह क्षण उसके दिमाग में घूमता रहा और उसे अजीब तरह से अशांत छोड़ दिया। अपने कमरे में वापस चंद्रमा ने खुद को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन उसके विचार वापस मूल चंद्रमा कैंपबेल को निर्वासित क्यों किया गया था। उसने तीसरी राजकुमारी के वयस्क होने के समारोह के दौरान घोटाले को याद करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने उसका पक्ष जीतने के असफल प्रयास में उसे मूर्खतापूर्वक नशीला पदार्थ दे दिया था। उस लापरवाह कृत्य ने उसके भाग्य को सील कर दिया था और उसे एक खलनायक के रूप में चिह्नित किया था। चंद्रमा अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और गहरी सांस छोड़ रहा था। बस इतना ही उसने सोचा कि उसका दिमाग दौड़ रहा है। अगर वह महिला नायक को उकसाने से बच सकता है और समारोह के दौरान किसी भी लापरवाह गलती से दूर रह सकता है, तो उसके पास अभी भी अपना भाग्य बदलने का मौका हो सकता है। चंद्रमा का दिल। चंद्रमा अपने बिस्तर पर बैठा था। उसका दिमाग दौड़ रहा था क्योंकि वह याद करने की कोशिश कर रहा था कि तीसरी राजकुमारी के वयस्क होने का समारोह कब होगा। अचानक एक एहसास ने उसे बिजली के बोल्ट की तरह मारा। एक सेकंड रुको, उसने सोचा कि उसकी आंखें चौड़ी हो रही हैं। अभी अभी एक मुझे फिटिंग की जांच करने के लिए एक पोशाक लाया था और वह पोशाक समारोह के लिए है। क्या इसका मतलब है कि कल वह दिन है? उसका दिल उस नाजुक उम्मीद में डूब गया।
जिससे वह चिपक गया था, टूट गई। निराशा ने उसे घेर लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से क्यों बुदबुदाया? उसकी आवाज टूट रही है। हर पुनर्जन्म वाले चरित्र को एक प्रणाली मिलती है, एक धोखा कुछ। मेरे पास एक क्यों नहीं है? भगवान, यदि आप सुन रहे हैं तो कृपया मुझे एक पल के लिए मेरा धोखा कोड दें। चंद्रमा ने खुद को निराशा में रोने दिया, लेकिन अंततः उसने एक गहरी सांस ली। और चाहे कुछ भी करना पड़े एके, उसकी आवाज प्रत्येक शब्द के साथ स्थिर होती गई। हालांकि आगे होने वाली संभावित अपमान की सोच ने उसके पेट में मरोड़ पैदा कर दी। वह मुझे सबके सामने अपने पैर चाटने पर मजबूर कर सकती है। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी से नीचे दौड़ती हुई भय की एक सिहरन की कल्पना की, लेकिन फिर उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दृढ़ता से सिर हिलाया। तो चाहे एक दिन का अपमान ही क्यों ना हो, जीवन भर भिखारी बनने से कहीं बेहतर है। अगर जीवित रहने की यही कीमत है तो मैं इसे चुकाऊंगा। जैसे ही मून ने खुद को हल किया, उसके भीतर आशा की एक छोटी सी किरण फिर से जगी। उसने राहत की हल्की सी भावना महसूस की, जैसे कि आखिरकार उसके पास चिपकने की एक योजना थी। लेकिन जैसे ही उसने आगे की चुनौतियों के लिए खुद को चुराना शुरू किया, कमरे में एक अजीब सी मातम की आवाज भर गई। उसके सिर के ऊपर एक पोर्टल प्रकट हुआ। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसमें से कुछ भारी चीज गिरी और सीधे उसके सिर पर लगी। अरे क्या! वहां बिस्तर पर उखड़ी हुई चादरों के बीच एक अलंकृत गम्मो पड़ा था। इसका काले चमड़े का आवरण रहस्यमयी चमक के साथ हल्का सा चमक रहा था और अजीब रून इसकी सतह को सुशोभित कर रहे थे। मून की चिड़चिड़ाहट गायब हो गई। उसकी जगह विस्मय और अविश्वास ने ले ली। धीरे धीरे उसने हाथ बढ़ाया और ग्रिमोयर को अपने हाथों में पकड़ लिया, जैसे कि वह दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। उसके होंठ एक कांपती हुई मुस्कान में मुड़ गए और वह फुसफुसाया, आखिरकार मेरा धोखेबाज आ गया। मून ने ग्रिमोयर को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ उत्साह और राहत के मिश्रण से कांप रहे थे। उसने छत की ओर देखा और फुसफुसाया, भगवान, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। अब तक मेरे पास अपना भाग्य बदलने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अब मेरा भविष्य मेरे हाथों में है। दृढ़ संकल्प की लहर महसूस करते हुए उसने उत्सुकता से ग्रिमोयर को खोला, लेकिन जैसे ही पन्ने दिखाई दिए, उसका उत्साह भ्रम में बदल इसे सक्रिय करने के लिए जैसे ही उसने विचार किया, उसकी पिछली चोट से खून की एक बूंद गमोर सतह पर गिर गई। जिस क्षण खून ने पृष्ठों को छुआ, अंधेरे ऊर्जा की एक विशाल लहर फूट पड़ी और कमरे को एक घुटन भरी आभा से भर दिया। चंद्रमा सदमे से अपनी आंखें चौड़ी करके पीछे हट गया। ऊर्जा अत्यधिक थी, मानो जीवित हो। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसकी दृष्टि काली हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोली, फिर से उसने अपने आप को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाया। उसका शरीर पूरी तरह से दर्द कर रहा था और उसे अपनी आंखें खुली रखने के लिए अपनी सारी ताकत लगानी पड़ रही थी। दर्द उसके अंदर दौड़ रहा था और उसने महसूस किया कि उसकी कलाइयां और टखने लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। जेल की कोठरी की ठंडी नम हवा ने उसे घेर लिया था। वह कराह उठा और अपना सिर उठाने की कोशिश करते हुए उसने एक आकृति को अपने सामने खड़ा देखा। एक लड़की जिसकी मुस्कान विचलित करने वाली टेढ़ी थी। उसकी आंखों में मनोरंजन और द्वेष का मिश्रण था। आखिरकार तुम जाग गए हो, उसने ऐसी आवाज में कहा जिसने उसके रीढ़ की हड्डी में ठंडक पहुंचा दी। मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मून ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख गया था और दर्द के कारण शब्द बनाना असंभव हो गया था। लड़की ने उपहास से भरी अपनी आवाज जारी रखी, मुझे पता है कि तुम पीड़ित हो, ये तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है, लेकिन मुझे तुम्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा करना पड़ा। तुम सब बहुत बदल गए हो, लेकिन चिंता मत करो, उसने उसका गाल छूते हुए मजाक उड़ाया। मैं तुम्हें पहले जैसा बना दूंगी
और फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। यहाँ तक कि मौत भी हमें अलग नहीं कर पाएगी। चंद्रमा का दिल डर से धड़कने लगा, क्योंकि उसके शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसका दर्द, उसकी भयावह मुस्कान, डरावना स्वर, ये सब उसे अभिभूत कर रहा था। वह चिल्लाया, डर और हताशा की एक कर्कश चीख। अचानक उसके आसपास की हर चीज कांच की तरह बिखर गई। उसने तेजी से पलकें झपकाईं और अपने आप को अपने कमरे में वापस पाया। गंभीर बिस्तर पर पड़ा था। अभी भी हल्की चमक रही थी। उसका शरीर सुरक्षित था, लेकिन उसका दिमाग अस्त व्यस्त था। उसकी सांसें छोटी छोटी उन्मत्त सांसों में आ रही थीं, क्योंकि वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ था। क्या यह सच था? उसने अपनी छाती को पकड़ते हुए फुसफुसाया, जैसे कि सपना बहुत ज्यादा वास्तविक था। उसके शरीर में महसूस होने वाला तेज दर्द इस बात का सबूत था कि उसने जो भी अनुभव किया था वह सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी। जैसे ही उसने अपनी यादों को एक साथ जोड़ा, एहसास ने उसे हथौड़े की तरह मारा। इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं, मेरा खून ग्रिमोयर पर गिर गया। क्या यह उसका दिल डूब गया था? क्या यह मुझे चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था? क्या यह मुझे एक दुखद भविष्य दिखा रहा था, क्योंकि मैं एक भयानक गलती करने वाला था, विरोध करने में असमर्थ? उसने हाथ बढ़ाया और सावधानी से जेएमओआर को फिर से खोला। इस बार शब्द पहले पृष्ठ पर अशुभ रूप से चमक उठे। भविष्य को न बदलें। मून की सांस उसके गले में फंस गई। उसने फिर से शब्दों को पढ़ा। उसकी छाती में खौफ जमा हो गया। क्या यह मेरा धोखा कोड है? कहानी के कथानक में बने रहने की चेतावनी? क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं इससे भटक गया तो मैं एक दुखद अंत को पूरा करूंगा? जब उसने जीएमओआर बंद किया तो उसके हाथ कांपने लगे। वह दीवार से पीछे झुक गया। रहस्य उद्घाटन का वजन कुचल रहा था। इसलिए अंत में मैं सिर्फ एक कठपुतली हूं। मेरा अस्तित्व कोई अंतर नहीं करेगा, और जीवित रहने का एकमात्र तरीका विनाश का मार्ग चुनना। ध्यान से सोचो। उसने सोचा कि प्रकाश उपन्यास का अंत इतना बुरा नहीं था। मून कैंपबेल एक भिखारी बन गया, क्योंकि वह एक बेकार कचरा था, जिसके पास जीवित रहने के लिए कोई कौशल या क्षमता नहीं थी। लेकिन मैं अलग हूं। उसने अपना आसन सीधा किया। उसके भीतर आत्मविश्वास खिलने लगा है। मैंने अपनी कंपनी के लिए सबसे अप्रिय असभ्य मालिकों के अधीन ओवर टाइम काम किया है। उसकी तुलना में यहाँ रहना आसान है, और इस दुनिया में दूसरों के विपरीत मुझे शुरुआत से शुरू करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आधुनिक समय का ज्ञान है। मून ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। दृढ़ संकल्प उसके भीतर उमड़ रहा है। यह मेरा दूसरा मौका है। यदि जीवित रहने का एकमात्र तरीका खलनायक की भूमिका निभाना है, तो ऐसा ही हो। मैं इस दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा खलनायक बनूंगा। मैं अपने दुश्मनों को पीड़ित करूंगा और इस भाग्य को अपने हिसाब से फिर से लिखूंगा। उसने ग्रिमोयर पर पीछे मुड़कर देखा। उसकी मुस्कुराहट बढ़ गई, और मैं इस चीट कोड को कुलीन होने के लिए उसने सोचा कि उसके मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि वह प्रत्येक कौर का स्वाद ले रहा था, क्योंकि मून स्वादों में खो गया था। उसकी माँ शोर कैंपबेल ने उसे एक नरम मुस्कान के साथ देखा। ऐसा लगता है कि आज हमारे छोटे चंद्रमा के साथ कुछ अच्छा हुआ है, उसने चिढ़ाते हुए कहा। उसके सुरुचिपूर्ण व्यवहार में मात्र गर्मी की झलक थी। इससे पहले कि चंद्रमा जवाब दे सके, उसके पिता लोन कैंपबेल लियोपोल्ड साम्राज्य के ड्यूक ने हंसते हुए कहा, और कहा कि वह खुश है, क्योंकि कल उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भोज है। चंद्रमा ने अपनी कुर्सी पर सीधे होकर सिर हिलाया। हाँ पिताजी, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। शोर की आंखें गर्व से चमक उठी, क्योंकि उसने अपने हाथों को नाजुक ढंग से मेज पर रखा। बेशक आप हैं, आखिरकार अरमून शहर में सबसे सुंदर युवा मालिक है। कल कुलीन परिवारों की कई युवा महिलाएं उससे मोहित होने वाली हैं। ड्यूक ने अपनी पत्नी के साहसिक बयान पर एक भौं उठाई।
आपको ऐसी बातें नहीं कहनी। मेरी नजर में वह बिल्कुल भी ठंडी और प्यारी नहीं है। उसके जैसी लड़की हमारे छोटे मून के लायक नहीं है। ड्यूक ने अपना सिर हिलाया। उसके होठों पर एक मनोरंजक मुस्कान खेल रही थी। अगर देश की शीर्ष सुंदरी हमारे बेटे के लायक नहीं है, तो मुझे डर है कि कोई भी उसके लायक नहीं है। मून चुपचाप बैठा अपने माता पिता को उनकी हंसी मजाक करते हुए देख रहा था। उसकी माँ का उस पर विश्वास जबरदस्त था, फिर भी अंदर से अजीब तरह से सुकून देने वाला था। वह कल के बारे में घबराहट महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। भोज के बाद भी उसने अपना संयम बनाए रखा, विनम्रता से सिर हिलाया और पारिवारिक गर्मजोशी के दुर्लभ क्षण का आनंद लिया, जबकि मून चुपचाप खाने की मेज पर बैठा था। उसने राजकुमारी सेलिया के बारे में अपने विचारों को व्यवस्थित करना शुरू किया। वह लियोपोल्ड साम्राज्य की तीसरी राजकुमारी थी, जिसे व्यापक रूप से इसकी सबसे बड़ी प्रतिभाओं में से एक माना जाता था और निस्संदेह साम्राज्य की सबसे सुंदर लड़की थी। अपनी छोटी उम्र के बावजूद उसके ठंडे और शांत स्वभाव ने उसे देश भर में बड़ी संख्या में प्रशंसक अर्जित किए थे। और फिर भी मून ने सोचा कि चिंतित माँ उसके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की तुलना मेरे साथ उसके प्रतिभाहीन दिमागहीन बेटे से करती है। उसने अपने माता पिता की ओर देखा, जो कल के भोज पर प्रसन्नता पूर्वक चर्चा कर रहे थे। उनके चेहरे गर्व और स्नेह से चमक रहे थे। पूरी दुनिया में केवल ये दो लोग ही मुझे एक खजाने के रूप में मानते हैं, लेकिन मैं उनके लिए बुरा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकता। उपन्यास में शोर और ड्यूक कैंपबेल दोनों अच्छे दिल वाले और सदाचारी लोग थे। फिर भी उनकी दयालुता और प्रेम के बावजूद उनके पास मूल चंद्रमा कैंपबेल की तरह एक बेटे की परवरिश का दुर्भाग्य था। एक बेकार, स्वार्थी, हारे हुए व्यक्ति। उन्होंने याद किया कि कहानी में कल के भोज में होने वाली घटनाएं उन्हें एक घोटाले में फंसाएंगी। उनके परिवार का पतन मून के चेहरे पर अंधेरा छा गया। जब उसे याद आया कि कैसे साजिश सामने आई थी, कल के भोज के बाद ऊंट परिवार बर्बाद हो जाएगा। उसके माता और पिता जो अब जीवन और गर्व से भरे हुए थे, जो कि होने वाली बात के कारण विनाश का सामना करेंगे। उसने ग्रिमोयर के बारे में सोचा। उसकी अशुभ चेतावनी अभी भी उसके दिमाग में ताजा है। ग्रिमोयर कहता है कि मैं कहानी के कथानक को नहीं बदल सकता, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मुझे बिना लड़े सब कुछ खोना होगा? उसका जबड़ा कस गया, क्योंकि दृढ़ संकल्प उसकी आंखों में चमक उठा। नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि ग्रिमोयर ने उसे अपना भाग्य बदलने से मना किया था। मून को अपने आदेश में एक खामी का एहसास हुआ। उसने कभी नहीं कहा कि मैं किसी और का नहीं बदल सकता। भाग्य उसके दिमाग में दौड़ गया, क्योंकि वह कैंपबेल परिवार के पतन के बारे में सच्चाई को एक साथ जोड़ता था। बर्बादी का असली कारण राजकुमारी सेलिया पर मेरा हमला नहीं था, वह सिर्फ बहाना था। वास्तविक कारण मेरे पिता को देशद्रोह के अपराध में फंसाया जाना था। इसकी वजह से उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति खो दी और साम्राज्य के क्रूर सत्ता संघर्ष में खींच लिया गया। मून के दिमाग में एक योजना आकार लेने लगी। प्रत्येक कदम पिछले से अधिक स्पष्ट था। अगर मुझे कैंपबेल परिवार को बचाना है, तो मुझे सुनिश्चित करना होगा कि कल की घटना ठीक वैसी ही हो जैसी कहानी में है। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर के साथ उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। संकल्प उसके भीतर उमड़ रहा था। मैं पूरी तरह से दोष अपने ऊपर ले लूंगा। कैंपबेल परिवार अछूता रहेगा और पिता अपनी सैन्य शक्ति बनाए रखेंगे, भले ही इसका मतलब मेरी प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यह एक कीमत है जो मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। कैंपबेल परिवार मेरी भविष्य की योजनाओं के लिए एक परिसंपत्ति बन सकता। अपनी शर्तों पर जैसे ही मून गलियारे से गुजरा, उसके विचार राजकुमारी सेलिया द्वारा खाए गए। वह जानता था कि वह सहस्राब्दी में एक बार आने वाली प्रतिभा थी,
जिसे साधारण दवाओं के साथ नीचे लाना असंभव था। इसके अलावा उसके शरीर के मूल मालिक के पास दवाओं से संबंधित कोई यादें नहीं थीं, जिसका अर्थ था कि हवेली में कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे उसके पास एक ही विकल्प बचा था। एक उपन्यास में काला बाजार एक ऐसी जगह थी जहां लियोपोल्ड साम्राज्य में निषिद्ध कुछ भी आसानी से मिल सकता था, जिसमें सभी प्रकार के अवैध पदार्थ शामिल थे। अगर वह आने वाली चीजों की पूरी जिम्मेदारी लेना चाहता था तो उसे वहां जाना था। विचारों में खोया हुआ वह अचानक एक नौकरानी से टकरा गया। वह जो ट्रे ले जा रही थी वह फर्श पर गिर गई और ड्यूक और उसकी पत्नी के लिए काली चाय गिर गई। पॉलिश की हुई टाइलों के पार पीली और अस्वस्थ दिख रही नौकरानी तुरंत तनाव में आ गई। मून ने तुरंत माफी मांगी और स्वीकार किया कि गलती पूरी तरह से उसकी थी। उसने समझाया कि वह विचलित हो गया था और उसने ध्यान नहीं दिया था कि वह कहाँ जा रहा था। फिर उसकी परेशानी को देखते हुए उसने पूछा कि क्या वह ठीक है। हालांकि मून को देखकर नौकरानी स्पष्ट रूप से घबरा गई। वह डर से इतनी अभिभूत थी कि वह बोलने का साहस नहीं जुटा सकी। इसके बजाय वह जल्दी से नीचे झुकी और बार बार मून के कपड़े साफ करने लगी, फुसफुसाते हुए माफी मांगी। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि दाग निकलने से इनकार कर रहा है तो उसके मन में घबराहट पैदा हो गई। यह अंत था। मून निश्चित रूप से उसे नग्न कर देगा और उसे सड़कों पर फेंक देगा। जैसा कि मून ने नौकरानी की प्रतिक्रिया देखी, उसके दिमाग में एक विचार आया। तुम्हें देखा, तुम अस्वस्थ लग रही थीं, उसने कहा, और ऐसा लगता है कि मैं सही था। तुम्हें बुखार है, तुम्हारा माथा गर्म है, तुम इस हालत में क्यों काम कर रही हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। नौकरानी ने जवाब देने से पहले हिचकिचाहट दिखाई। उसने समझाया कि वयस्कता समारोह कल के लिए निर्धारित था और चूंकि उनके पास पहले से ही कर्मचारियों की कमी थी, इसलिए उनके पास काम जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि मून ने अपना सिर हिलाया। आप इस तरह से काम नहीं कर सकते, उसने उस पल दृढ़ता से कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के प्रकट हुआ मून ने उसे निर्देश दिया कि यह माटी तब तक काम नहीं करेगी जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। वह फिर लड़की की ओर मुड़ा। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। नौकरानी ने जवाब देने से पहले अपना सिर थोड़ा सा नीचे किया। मेरा नाम नोएल है। मून ने थोड़ा सा सिर हिलाया। जाओ और आराम करो। हालांकि मून ने इस विचार पर उपहास किया कि यह ड्यूक का भवन है। मेरा मानना है कि हमारे पास अतिरिक्त नौकरानियों को रखने के लिए पर्याप्त से अधिक धन है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अस्वस्थ नौकरानी को तब तक आराम करना चाहिए जब तक कि वे पूरी तरह से ठीक ना हो जाएं। इस बीच अस्थायी प्रतिस्थापन रख लें। यदि कर्मचारी बीमार हैं, तो वे मेहमानों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। ए ने सिर हिलाकर उनके शब्दों को स्वीकार किया। मैं तुरंत प्रधान को आदेश दे दूंगी, उसने उसे आश्वासन दिया। मून के व्यवहार में भारी परिवर्तन को देखकर नोए ने एक हैरान भाव के साथ एक की ओर रुख किया। वह पूछने से पहले एक क्षण के लिए हिचकिचाई कि क्या यह युवा मालिक ही नहीं था जिसने नई नौकरानियों को रखने से मना किया था। वह हमेशा इस बात पर जोर देता था कि बाहरी लोगों को लाने से ड्यूक के भवन को खतरा होगा, तो वह आज अपने आदेश क्यों बदल रहा है? यह ऐसा कुछ है जो उसने तो पहले कभी नहीं किया। सहयोगी इस मामले पर अधिक विचार करने को तैयार नहीं था। उसने उत्तर दिया कि आप अस्वस्थ हैं, जाकर थोड़ा आराम करें। मैंने देखा कि युवा मालिक पहले की तुलना में काफी बदल गया था। किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति को रोकने के लिए उसका मानना था कि पहले से सावधानी पूर्वक योजना बनाना आवश्यक था। इस बीच मून अपने कमरे में कुछ खोज रहा था। वह जानता था कि राजकुमारी को नशा देने के लिए उसे एक बहुत ही
शक्तिशाली औषधि की आवश्यकता होगी। इसे बनाने के लिए आवश्यक प्रमुख सामग्री केवल काले बाजार से ही प्राप्त की जा सकती थी। अपने सामानों की तलाशी लेने के बाद उसे आखिरकार अपना भूमिगत ब्लैक मार्केट वीआईपी वाउचर मिल गया। बाद में उसी रात मून शतरंज के फोर्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पहुंचा। उसने अपने गार्डों को भवन के प्रवेश द्वार पर रोक दिया और अकेले ही पास के एक सुरंग में आगे बढ़ गया। जैसे ही वह चला, उसे याद आया कि यह भूमिगत ब्लैक मार्केट का प्रवेश द्वार होना चाहिए। प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर वहां तैनात गार्डों ने उसे रोक दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसका उद्देश्य जानने की मांग की। मून ने अपना वीआईपी वाउचर प्रस्तुत किया। इसकी प्रामाणिकता को पहचानते हुए गार्डों ने उसे भूमिगत ब्लैक मार्केट के अंदर जाने की अनुमति दी। दुकानदार ने बिना समय बर्बाद किए उसका अभिवादन किया। दुकानदार ने मून को किस तरह की औषधि की आवश्यकता है इस बारे में पूछा। उसने स्पष्ट किया कि यह गंधहीन, रंगहीन होनी चाहिए और इसका प्रभाव कई घंटों तक रहना चाहिए, नकाबपोश। दुकानदार ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा कि मून की अजीब और गरीब प्राथमिकताएं हैं और जंगली खेल खेलने में उसकी रुचि है। उसने कुछ गुलाम दुकानों की भी सिफारिश की जो वर्तमान में महत्वपूर्ण छूट दे रही थीं। हालांकि मून ये कहते हुए जाने के लिए मुड़ा कि ऐसा लगता है कि उसके पास वह नहीं है जो उसे चाहिए। इससे पहले कि वह बाहर निकल सके, दुकानदार ने उसे रोका और उसे आश्वासन दिया कि उसके पास दुर्लभ औषधि है, लेकिन इसे प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा। क्योंकि मून ने उसे देखा, उसने पाया कि उसने अपने पूरे शरीर को छुपा लिया था, यहाँ तक कि अपनी आवाज बदलने के लिए जादू का उपयोग भी किया था। फिर भी उसके भेष के बावजूद उसकी आवाज, व्यवहार और उसके शरीर के प्रभावशाली वक्र, विशेष रूप से उसकी जांघों से पता चलता था कि वह एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला थी। इसके अलावा उसने यह अनुमान लगाया कि वह काले बाजार के अराजक वातावरण में काफी शक्तिशाली होनी चाहिए। जिस सप्ताह उसने एक मजबूत पैर जमाने में कामयाबी हासिल की थी, उसकी क्षमता को समझते हुए मून ने उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने की संभावना पर विचार किया। साम्राज्य से निर्वासित होने के बाद वह एक मूल्यवान सहयोगी साबित हो सकती है। वाह, क्या गहन प्रकरण है। चीजें और अधिक पागल होती जा रही हैं और मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि आगे क्या होता है। यदि आप इसका आनंद ले रहे हैं